फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जीपीडब्ल्यू में फिर से। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज चल रहा है झारखंड का जो क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट के लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला जो मेरा वीडियो है पार्ट 1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस हो चुका था। एक्चुअली ये 2 पार्ट में बनाना था पर हम बना नहीं पाए। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा और कुछ पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना। तो जो जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, है ना। तो आई होप, हम उम्मीद करेंगे अगर आपको अच्छा वीडियो लगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, आपको मेरा तरीका अच्छा लगे, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, क्या आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। एग्ज़ाम के व्यू से आप कैसे इस वीडियो को देख रहे हैं और कैसे एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं कि आप अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, है ना। इसलिए हम भी बताना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इस टाइप के, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना चाहते हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में था सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने की वजह से और कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी मुझे, जो कि मैं करना चाहता हूँ। हाँ, कि इसमें जैसे एक्सेलरेशन की जब बात आती है तो एक्सेलरेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज करता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते, चलिए वो जल्दी से मैं बात करता हूँ। सुनने में अजीब लगेगा, 4 टाइप का एक्सेलरेशन होगा, है ना। कितना एक्सेलरेशन? 4 टाइप्स। अब ये कभी तो सुना नहीं था कि 4 टाइप का एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे एक्सेलरेशन नजर आने लगते हैं, है ना। तो पहला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग, कोई पार्टिकल अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। एक आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एक आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक आता है नेट एक्सेलरेशन, है ना, ए नेट, नेट एक्सेलरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशंस है, इनका आइडिया होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे, कब नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, कब नेट एक्सेलरेशन वेक्टर सम सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के बराबर होगा। तो ये चीज का आइडिया होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप 11th के लिए देख रहे हो, 11th से बोर्ड के लिए देख रहे हो, तो इन सारी चीजों का क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो आइए चलिए यहाँ पे बता रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये से। तो कहीं ना कहीं नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरह होगा, है ना। नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरह होगा, है ना। तो यहां पे नेट क्या होगा? इसका सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट होगा, जिसको हम लोग नेट एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब सवाल आते हैं कि सर्कुलर मोशन होते कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के सर्कुलर मोशन है ना। तो सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, 2 टाइप के सर्कुलर मोशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये चीज आइडिया होना चाहिए। एक समान और असमान वृत्तीय गति जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, ओके ना। तो यहां पे देखना कि इसमें तो सेंट्रीपिटल मौजूद रहता है, इज नॉट इक्वल टू 0, बट इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, इट मींस 0 होता है इसमें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की जब बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा नॉट एक्स, हाँ नॉट 0, और टेंजेंशियल क्या होगा? 0 होगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रीपिटल भी नॉट 0 और टेंजेंशियल भी नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये कंडीशंस है। इस केसेस में जो मेरा नेट एक्सेलरेशन आता है, इस केसेस में जो नेट एक्सेलरेशन आता है, वो नेट जो आता है मेरा अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है ना। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर इससे रिलेटेड आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो टेंजेंशियल होगा,
एंगुलर होगा तो टेंजेंशियल होगा, तो सेंट्रीपिटल कब जीरो होगा, ये सवाल आता है। जब एंगुलर वेलोसिटी जब जीरो हो जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है मेरा, जीरो होता है। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे सर्कुलर मोशन से, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम में, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले सर्कुलर मोशन का, लेकिन कुछ अच्छे सब सवाल आज कराने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें और कुछ अच्छे सब सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे देखना है। ओके, तो चलते फिर सर्कुलर मोशन के कुछ बचे हुए अच्छे सब क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लें, है ना, ये एक्सेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन के लिए। ओके, आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाँ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, और हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एज इट गोज राउंड ए कर्व of 160 मीटर, 60 मीटर रेडियस। अब यहाँ पे ये तो मेरा क्वेश्चन था, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, हाँ अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड एज इट गोज राउंड ए कर्व ऑफ 160। इट मीन्स ये कर्व मान लेते, ये ऐसा कोई कर्व है, बहुत बड़ा सा कर्व दे दिया है ना, चलो नो प्रॉब्लम, ट्रेन है, कर्व तो चाहिए ही बड़ा घूमने के लिए, है ना। ये मेरा कर्व है, इसमें एक ट्रेन गुजर रही है जिसका रेडियस कितना है, इस कर्व का रेडियस कितना है, 160 मीटर, है ना, कितना है रेडियस, कितना है, ये सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस कितना है, 160 मीटर। ओके, और क्या दे रहा है, इसका ट्रैवलिंग, ट्रेन ट्रैवलिंग एट इतना, व्हाट इज एक्सेलरेशन, वाओ, क्या इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, अब ये समझ में आना चाहिए, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ट्रेन सर्कुलर पाथ पे, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो एज्यूम हम लोग कर लेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, तो एज्यूम हम लोग कर सकते हैं ऐसे सब सवाल में कि ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल होगा, और सॉरी सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। तो हम यूनिफॉर्म जब एज्यूम कर लिए ट्रेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम एज्यूम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और एज्यूम क्या, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो होगा नहीं, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आता होगा कि सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है मेरा v²/r। अब v क्या है, इसका लीनियर स्पीड है ट्रेन का, मान लो ये ट्रेन है, ये मान लेते ये ट्रेन है मेरा, और इसका लीनियर स्पीड क्या है, v है, और इस किस सर्कुलर ट्रैक पे ये चल रहा है, 160 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, और इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो v कितना है मेरे पास, स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे गिवन है, तो v² मतलब 40 पर स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस मेरा कितना है 160, ओके ना, तो 40 इंटू 40/160, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 10, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया मेरा इस ट्रेन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके ना, तो आई होप मजा आया होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरा जहाँ तक चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए बोर्ड में, अगर डिट्टो मॉडल सेट से ना दे तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट की मॉडल सेट में जो है वही बस एग्जाम में आ जाए और रट के जाए और टिक कर ले। तो आई होप ऐसा हम उम्मीद नहीं करते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जाओ एग्जाम के लिए, है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो हर टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप एग्जाम में जाओ तो ज़्यादा मजा आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आप नोट डाउन कर ले अगर नोट डाउन नहीं किया है ना। अगर हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो सीधा सीधी बोले, जिस वृत्ताकार पथ पे वे चल रहा है ट्रेन, उसकी त्रिज्या 160 और इसका वेग है, रेखीय वेग कितना है 40 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर यही समझ के आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलते फिर कुछ और कॉन्सेप्ट लेके इसको मिटा रहे हैं, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। तो मेरा अगला कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, यहाँ पे है ना, इससे कुछ सवाल भी बनते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे
हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ अच्छे सब कॉन्सेप्ट के बारे में। एक कार, ओके, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड, है ना, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम सेफ स्पीड कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड, क्या है, लेवल रोड, है ना, सर्कुलर लेवल रोड। ये मान ली सर्कुलर और क्या लेवल है, इसमें मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो सकता है कार का, है ना, मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो सकता है कार का, इस तरह का यहाँ पे सवाल है ना। अगर कार कोई सर्कुलर लेवल ट्रैक रोड पे चल रही तो इसके लिए मेरा डेरिवेशन आता है tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वी क्या है, इसका लीनियर वेलोसिटी है, आर क्या है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा, और वी मैक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट क्या हो सकता है, आर जी tan थीटा। इसको याद कर ले, रिमेंबर कर ले, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड, वो क्या होगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा। आर क्या है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, ये क्या है मेरा रेडियस है, और वी क्या है मेरा, वी ये मैक्सिमम, इसका लीनियर स्पीड क्या हो सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको देख लेना है। और अगला मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड सर्कुलर रोड। अब यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ, मतलब ट्रैक देखे होंगे अगर आप लोगों ने, हाईवे देखा है तो थोड़ा सा एक साइड उठा हुआ रहता है ना, तो वैसे सब ट्रैक के लिए बैंक्ड बोला जाता है, उस तरह के लिए, है ना। मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार ऑन सर्कुलर बैंक्ड रोड, बैंक्ड सर्कुलर रोड, है ना। ऐसे सब रोड के लिए जो थोड़ा सा उठा रहता है, हाईवे सब आप लोग देखे होंगे कि टर्निंग पे थोड़ा सा साइड वाला वो उठा दिया जाता है ना। ऐसे के लिए क्या होता है, मेरा मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होता है, वी मैक्स जो होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट आर जी tan थीटा, आर जी, हाँ, तो आर जी tan थीटा, है ना। ये यहाँ पे मैक्सिमम है उस केस के लिए। तो वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ऐसे केसेस के लिए, है ना। तो काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो दोनों के लिए यही है, आर जी tan थीटा, है ना, तो एंगल पे डिपेंड करता है। हाँ, तो फिर आगे आते हैं हम लोग अगले सब कॉन्सेप्ट के लिए। मेरा अगला है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सो नो वर्क इज डन। ये वर्क पावर एनर्जी से अब हम सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के, फिर आते हैं मॉडल सेट के कुछ क्वेश्चंस लेके, है ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के व्यू से, अगर आपने इसको नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, है ना। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, है ना। जैसा कि मेरा अनुमान कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना, आते भी हैं बोर्ड में, है ना। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सो दैट वर्क इज डन, वर्क इज नॉट डन। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सो दैट नो वर्क इज डन, सो दैट नो वर्क इज डन, है ना। सो दैट नो वर्क इज डन, सो नो वर्क इज डन। अब ये काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना, है ना। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। आप लोग इसको रिप्लाई जरूर करना, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे सिखाते हैं कौन सा होगा इसका ऑप्शन, कौन सा ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, इसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, है ना। ऐसे सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता क्या है। तो पहली बात है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्क स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्केलर क्वांटिटी ये पता होना चाहिए,
है ना। वर्क क्या है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज़ इसका एसआई यूनिट भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना है बोर्ड के अकॉर्डिंग, जूल होता है ना। क्या होता है एसआई यूनिट, जूल होता है। पहले बात वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ये छोटे छोटे टर्म को आपको पता होना चाहिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस होती है उनके बारे में आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, वो वेक्टर है कि स्केलर है, उनका एसआई यूनिट क्या होता है। अगर आप बोर्ड लेवल के एग्जाम के लिए जा रहे थे ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आपको रेडी रहना पड़ेगा ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो मैंने एक लाइन में लिख दिया, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट जूल, ओके ना। अब एक सवाल और आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, तो सीजीएस में 10⁻7 अर्ग होता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल बहुत बार बोर्ड में पूछे गए, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है ना। और अगर वहां पे फोर्स के लिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो ऐसे चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आते हैं अब सवाल पे, हम आते हैं अब सवाल पे। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं, है ना। यहाँ से जितनी भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं, ओके ना। तो आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। हम पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटे, और जो भी डिस्कस कर इससे जो भी क्वेश्चन बन पाए वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो, ओके ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क इक्वल टू होता क्या है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। डी क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है फोर्स, पता होना चाहिए, है ना। डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स है। चलो यहाँ पे जनरल हम फॉर्मूला बता रहे हैं, एफ डॉट डी मतलब एफ डी कॉस थीटा, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है ना, वहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बस वैसा ही इसको लिख दिया, एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखना है कि थीटा का कौन सा वैल्यू रखने पे ये, अगर हम 0 रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इट मींस मैक्सिमम वर्क होगा। अगर यहाँ पे 45 रखते हैं तो cos 45 का 1/√2 होता है। अगर 30 रखते हैं तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इट मींस यहाँ पे 0 नहीं होता है। लेकिन अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे रखते हैं तो मेरा cos का वैल्यू 0 होता है और वर्क क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थीटा का कौन सा एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट सो दैट नो वर्क इज डन। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इसको एकदम रिमेंबर कर ही लेना, इसको छोड़ना नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो आप लोग अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो फेमस क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी का। व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द work done by centripetal force, by centripetal force, what is the work done by centripetal force। काफी अच्छा सवाल है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके द्वारा पूछा जा रहा है वर्क डन, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके द्वारा क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन। अब यहाँ पे देखते सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी क्या है। ये कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, क्या लगता है, एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो आइडिया होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। आपने अगर सर्कुलर मोशन पढ़ा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बात करें तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक तो नहीं बात होती, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे बात होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा, सवाल ये आता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा, ये सवाल आता है। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होना है। कितना होना है, 90। तो जब थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए तो वर्क इक्वल टू होता क्या है मेरा फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा, इट मीन कॉस 0 वर्क डन 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, क्या होता है, 0। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं फिर से हम नोडल सेट पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लिया था, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर इक्वल टू वर्क इनटू टाइम
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट। वह इसमें से बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी कितना है। तो काफी अच्छा सवाल है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है ना। तो इसका वेक्टर क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पे देखना है कि पावर, अब यहाँ पे पूरा अच्छे से इसको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 9 को, है ना। पावर इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ओके। और फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और उसके बाद वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, मॉडल सेट के टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना क्या है वो मैं बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे सबको काउंट कर लेना, पावर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे चुनना क्या है कि कौन कौन सा यहाँ पे वेक्टर है ना, कौन कौन सा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ये बस बताना है। यहाँ पे कौन कौन सा, यहीं पे बोल रहा है स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन, इतना फोर्स इक्वल टू इतना, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी कंटेंट इन द इक्वेशन, हाँ इन द इक्वेशंस कितना क्वांटिटी है। तो यहां पे मेरा कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा इसमें अगर देखा जाए, इसमें 2 है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी 2 है। तो कितना इक्वेशंस है ये देखना है ना। तो यहाँ पे हर एक इक्वेशन में पावर को छोड़ दिया जाए, पावर को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मास स्केलर है, यहाँ पे टाइम स्केलर है। लेकिन इस इक्वेशन में देखा जाए तो 2 वेक्टर है, इस इक्वेशन में देखा जाए तो 2 वेक्टर है, और ये 2 इक्वेशन है जो कि वेक्टर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होना है, बी होना है। तो ये बस ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ कौन सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और नन ऑफ दिस। हाँ, अब सवाल आता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखना चाहती है, ये तो पता होना चाहिए ना। लॉ ऑफ इनर्शिया जिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स जो भी है, जितने वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है। क्या चाहती है, मेंटेन करना चाहती है। तो यहाँ पे जब शेक वाली बात आई तो यहाँ पे कौन सा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होगा, ऑब्वियस सा बात है ना। सेकेंड लॉ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं ना, है ना, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड है ईच एंड एवरी एक्शन हैज अपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो वो भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बेस्ट ऑप्शन होगा, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये देख लेना इसका, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा। अगला, व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट, है ना, हम लोग क्यों धक्का फील करते हैं जब बुलेट को फायर करते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन मेरा क्या होगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है ना। Because the bullet has small linear momentum, because the bullet has large linear momentum, the bullet has zero linear momentum, none of this। तो जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि बुलेट जब गन से निकलता है तो उसका कुछ वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, उसका तो जीरो मोमेंटम तो हो नहीं सकता है। थर्ड तो नहीं होना है, नन ऑफ एबव ये भी नहीं होना है। उसका बिकॉज बुलेट है स्मॉल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बुलेट का जो स्पीड होता है बहुत हाई होता है, तो स्मॉल तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है हमको, बिकॉज द बुलेट है लार्ज लीनियर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होना है 11 का, है ना, 11 का कौन सा होना है, बी होना है। तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर पढ़े हुए हैं तो वहां से ये क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, ऐसे सब क्वेश्चन है ना। तो हाँ, तो वहां से समझ में आ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg इट्स वेट। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं ना। ये सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, इसको मिटाते हैं हम, चलते हैं फिर नेक्स्ट के पास। तो काफी सिंपल सब क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है, अच्छा एग्जाम जाएगा, हम आशा करते हैं आप लोग। लेकिन वीडियो देखें, तैयारी पूरा रख के इसका नोट्स बना लें, और जब एग्जाम के लिए आप जाएं तो
रिवीजन जरूरी है ना। आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए जब एग्जाम में बैठो, और वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। हमको जो बेसिक पता है उसको फॉलो करके वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, मास ऑफ बॉडी इज 12 नंबर था ना, यहाँ पे 12 नंबर है शायद, हाँ। द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, 2 kg। अब बोल रहा है फोर्स क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ना, फोर्स क्या होगा, वेट पूछा जा रहा है ना, वेट मीन्स फोर्स। अब वेट है क्या, इसको यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं ना, वेट क्या है यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेट क्या होता है, जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है। वेट क्या है, जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है उसको वेट बोलते हैं। बाय विच फोर्स एनीबॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, है ना, एनीबॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, जो भी जिस फोर्स के साथ अर्थ अपनी और किसी चीज को खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेबल है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये टेबल है, इस पे एक 2 kg का मास का एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब अर्थ किसी चीज को अपनी और क्या खींचेगा, mg से, यही पढ़े हुए ना हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, तो ये भरा पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, नीचे क्या लगता है mg, ऊपर क्या लगता है नॉर्मल, ये फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट, ये सरफेस के द्वारा नॉर्मल लगता है। ये चीज तो पता होगा, इसमें कोई बड़ा मुश्किल चीज है नहीं। तो वेट, यही वेट है एक्चुअल में, यही वेट है मेरा, इसी को वेट बोलते हैं। तो वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या होगा, mg के बराबर, मास कितना है 2, g का वैल्यू 9.8, तो यहां पे मेरा बेस्ट ऑप्शन है 19.6, 19 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 न्यूटन। अब यहां से और क्या क्या सवाल आ सकते हैं, है ना, और क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो वो चीज 1 kgf इक्वल टू, ये याद कर लेना है, kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। अब इसी तरह यहां पे अगर एग्जाम में हो सकता है 2 kgf इक्वल टू व्हाट दे दे, हाँ कितना होगा, तो यहाँ पे 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लेना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह के, है ना। अब यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए पैसेंजर इन मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इससे बच्चा वाला सवाल क्या ही हो सकता है, क्लास 11th का, और ये हम लोग 9th से पढ़ते आते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी रेस्ट में रहता है, जब हम लोग बस में चलते हैं ना, जब सीट पे बैठे रहते हैं, तो जब बस चल रही होती है तो मेरा बॉडी बस के साथ स्टेट ऑफ मोशन में होती है ना। जब हम बस पे बैठे हुए होते हैं, जब हम बस पे बैठे हुए होते हैं, तो बस जब चल रही होती है तो मेरा बॉडी जो है बस के साथ स्टेट ऑफ मोशन में होती है। जब बस अचानक रुकती है तो बस जो है वो रेस्ट में आ जाती है, और मेरा बॉडी जो रहती है स्टेट ऑफ मोशन में, अपना स्टेट को बनाए रखना चाहती है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, आगे झुक जाते हैं। इस चीज को समझना है। तो न्यूटन्स के पहले नियम, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। तो यहाँ पे 13 नंबर का जो आंसर होगा, 13 नंबर का जो आंसर होगा, न्यूटन्स क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ऐसे सवाल नहीं छोड़ना है ना, फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन होता है ये, हाँ, कि पैसेंजर आगे क्यों झुक जाता है ना, फॉरवर्ड व्हेन बस इज सडनली स्टॉप, बस अचानक रुकता है तो मेरा बॉडी, तो बस चल रही होती है तो मेरा बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होता है, मेंटेन करना चाहती है, बस रुक गई, हम आगे झुक गए, है ना। तो ये चीज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पे अगला आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इसको यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा होगा, है ना। अब सवाल आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल, तो न्यूटन सेकंड लॉ का भी कहानी है, और न्यूटन्स, है ना, थर्ड लॉ का भी कहानी है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को अच्छे से देखना है कि न्यूटन्स क्या बोले, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन होगा, है ना। 14 नंबर का जो मेरा ऑप्शन होगा वो डी होगा, है ना। क्या होगा, डी। न्यूटन थर्ड और सेकंड लॉ की कहानी है इसमें, इससे यहाँ पे कणों के बीच टकराव में समय समझाया जा सकता है ना। अब अगला सवाल आता है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसको समझा देते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे सब सवाल एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, प्रॉमिस। ऐसे सवाल को एग्जाम में बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। कॉन्सेप्ट मेरा
आंसर आपका एग्जाम में। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के पास। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ को अगर आप लोग देख रहे हैं और स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं इसको, और अगर स्लो लग रहा है तो 1.7x में देख सकते हैं, अगर और स्लो लग रहा है तो इसको 2.0x में देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास मर्जी किस में देखना है, आप जिसमें देखना चाहो देख सकते हो, और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर मेरा 15 क्या है कि अगर कोई मास इस पे पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, ये सरफेस फ्रिक्शन की जब बात आएगी तो ये सरफेस क्या होगी, रफ होगी। क्या होगी, रफ होगी। स्मूथ सरफेस पे तो फ्रिक्शन लगना नहीं है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट होना नहीं है, ये लगा रहे हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के क्या होता है, अपोजिट होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन का अपोजिट होता है, इस चीज को समझना है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब कोई सरफेस है इस तरह तो हम लोग सीखते हैं वहां पे, यहाँ पे mg, ये नॉर्मल, ऐसा कुछ सीखते हैं, है ना, ऐसा कुछ सीखते हैं। और इसका कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सारी चीज जब फ्रिक्शन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस चीज को समझना है। ये सारी टर्म आना चाहिए। कोई सरफेस है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। सरफेस यदि रफ है तो, सरफेस इफ रफ तो स्मूथ रहेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करें तो सरफेस को एज्यूम ही करना रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन का लॉ क्या बोलता है पता है, ये पता होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, बस इतना रख के जाना एग्जाम में, गारंटी है कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और एक फ्रिक्शन से ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और इससे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्शन में। जब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो मेरा चैप्टर है, फ्रिक्शन जो मेरा चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी जो है, ये तीनों चैप्टर जब मिक्स होता है अपने में तब एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल मिलता है। फिर लेकिन और अगर डीप में जाएं और अगर हम अंदर की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फ्रिक्शन, सारी चीजें जब डिस्कस वहां पे, फिर रोटेशनल जब हम लोग पढ़ते हैं तो रोटेशनल में और डेंजर हो जाती है कहानी, है ना। तो रोटेशनल मोशन मींस सब कुछ आना चाहिए, वो पूरा फिजिक्स का संगम हो जाता है वहां पे, हर चीज आके मिलता है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स सब आके मिल के वहां पे एक अच्छा सब न्यूमेरिकल देता है। तो हम बात करेंगे जब आएंगे रोटेशनल में तो वहां पे, ठीक ना। तो यहाँ पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस चीज को समझना है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए। अब n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, म्यू, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट n किसके बराबर हो सकता है, ये ऐसे ऐसे तो कोई मोशन करेगा नहीं, ये तोड़ के तो नीचे नहीं आएगा, उठ के तो ऊपर नहीं जाना है, ये चलना है तो इसको सरफेस पे, है ना, बिल्कुल इसको कहाँ चलना है, सरफेस पे चलना है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं n बराबर mg, इस अगर mg बड़ा होगा तो तोड़ के नीचे आ जाएगा, n बड़ा होगा तो सरफेस छोड़ देगा। इट मीन्स मेरा यहाँ जो कहानी है वो कहानी है कि वर्टिकली ये क्या है, दोनों फोर्स बराबर है। क्या है, वर्टिकली दोनों फोर्स बराबर है। तो यहाँ पे n इक्वल टू mg हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे mg लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर ऑफ मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ बॉडी, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ बॉडी। लो अब तो क्लियर कट पता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास ऑफ बॉडी, सिंपल सा बात है। मेरा इसका जो ऑप्शंस होगा वो बी होगा, है ना। कौन सा ऑप्शंस होगा, बी ऑप्शंस करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने समझा दिया ना इसको अच्छे से, फ्रिक्शन फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहाँ पे अगला तो नहीं, स्क्वायर ऑफ मास तो नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ मास तो नहीं है, और रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ बॉडी तो नहीं है, तो सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। इसको समझ के जाना है और अच्छे से जाना है। ओके, आई होप समझ में आता होगा। मेरे तरफ से फुल एफर्ट है, आप लोग अपना अच्छे से इसका नोट्स बना लें ऐसे सब कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जल्दी में अगर इसी फ्रिक्शन की बोले तो 2-4 क्लास तो चला ही जाता है पूरा फ्रिक्शन पढ़ाने में, है ना। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को लेके चलते हैं यहाँ पे, और इसको अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है ना,
16 क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे लेके, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा है कि एनी काइंड ऑफ कॉलिजन। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, हाँ इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, कोई हाँ क्या चीज काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व नहीं। अगर कॉलिजन इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन मतलब कंजर्व नहीं रहेगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉलिजन मेनली कितना टाइप इलास्टिक और इनलास्टिक की बात करते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक होता है, उतना दूर हम लोगों को नहीं जाना, दो समझना इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों, और इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, सब काइनेटिक एनर्जी लॉसेस है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है लॉस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा है कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन है ना, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, हाँ किसी भी कॉलिजन में क्या कंजर्व रहता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। इसका आंसर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड है ना, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे है ना, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है चाहे किसी भी टाइप की कॉलिजन हो। आते हैं अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ये तो बच्चा वाला सवाल है, बहुत बच्चा वाला सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mg मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्या है, मास g h। अब ऑप्शन दिया हुआ क्या भराएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इसको ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोले या इसी को बोला जाता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक ही चीज है, इस चीज को समझना है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसी को बोला जाता है। तो काफी अच्छा है यहाँ पे। इस तरह अब सवाल एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर रोटेशनल में, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा होता है ना, अब यहाँ पे हाफ दे दे मल्टीप्लाई डैश डैश मल्टीप्लाई ओमेगा, अब क्या होगा, आई इट मीन्स मोमेंट इनर्शिया ऑफ बॉडी है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे आई फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर दे दे, हाँ लीनियर काइनेटिक एनर्जी वाली बात, अगर हाफ mv², तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए रेडी रहना है, ये कोई भी मिसिंग टर्म दिया जा सकता है एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे अलर्ट कर दिया कि यहाँ पे अगर मॉडल सेट में दिया है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m क्रॉस डैश 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 हाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इसका आंसर क्या होना है, डी होना है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो सीधा सीधी बात है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसको अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज याद रख के जाना है आपको, रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ाया गया है, ये चीज पढ़ के जाना है आपको और फिल इन द ब्लैंक के लिए रेडी रहना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है एग्जाम में कि पूछा क्या जा रहा है, ऐसे नहीं कि गए और कुछ भी मार दिए, तो कुछ भी मार के नहीं आना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिर ऑप्शन को टिक करना है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया अंडर फोर्स टाइम, ये बात कर रहे हैं है ना, एरिया अंडर फोर्स टाइम, ये मेरा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एरिया अगर छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए, ऐसा 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 करके इसका और सबको जोड़ दिया जाए, इसके पूरे का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे देख फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, ये सबको पता है, वर्क के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वर्क होगा है ना। तो यही है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। तो 18 का आंसर क्या होना है, सी होना है। कैसे होना है, वर्क इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, और इसका एरिया यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये है ना। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चंस के पास है ना। अगला क्वेश्चन ये मेरा यहाँ पे कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल एनालॉगी। टॉर्क इक्वल टू होता क्या क्या, ये चीज देख लेना। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू होता क्या, आर एफ साइन थीटा होता है, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, और एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, आई अल्फा। दो फॉर्मूला है टॉर्क का है ना। तो यहाँ पे देखना है कि मेरा ऑप्शन से इसको ध्यान देना है,
ये तो थीटा तो आर और एफ के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे देखना कि किस पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑप्शन में है नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो है नहीं, मेरे पास पोजीशन तो है नहीं, है ना। और लेकिन यहाँ पे है क्या है, मेरा फोर्स है। यहाँ पे फोर्स आता है टॉर्क के इसमें एक्सप्रेशन में। जब हम लोग टॉर्क की कहानी पढ़ते हैं रोटेशनल में, काफी लंबा है, इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। आर क्रॉस एफ साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल है, आई अल्फा। तो यहाँ पे फोर्स ऑप्शन है, तो मेरा इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेरा तो बी होगा, है ना। तो बी होगा। तो ये फॉर्मूला याद करके जाना है, टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। अगर यहाँ पे ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्शन में दे दे, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दे, या फिर पोजीशन दे दे उस पार्टिकल का, वो पार्टिकल किसी भी की रिस्पेक्ट में कितना दूर है। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सीधा सा सवाल, इससे एक और सवाल बन गया मेरा सीधा, क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया। टॉ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका प्रोडक्ट क्या बताता है, टॉर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन बी, बी में क्या है मेरा टॉर्क है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करने से मेरा दो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन के साथ मेरा दो क्वेश्चन हो जा रहा है। काफी अच्छा कि बस ये याद करके जाना एग्जाम के लिए, टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो इस तरह से मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा मेरा 20 क्वेश्चन का पहला मिशन, जो कि मैंने 2 पार्ट में बना पाया था, क्योंकि पहला वीडियो जब बना रहा था तो कुछ फास्टिंग वाला था, रमजान का महीना चल रहा है, फास्टिंग था, तो वहाँ पे टाइम हो चुका था, हाँ, तो उस टाइम हम पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो ये मेरा टारगेट था 20, ये दूसरा वीडियो है मेरा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अगले 20 क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। आप वीडियो में बने रहें। आई होप, उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाए। ओके बाय, तैयारी करते रहें।